में हम लोग जानेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। जबकि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था संधारित्रों के संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब स्मॉल टी मोटाई की कोई पट्टिका रख दी जाती थी या कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता था तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती थी। बट आज हम लोग जानेंगे संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, संधारित्रों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, इनका संयोजन कितने प्रकार से होता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इस टॉपिक के बारे में पहले से ही लिख रखा है इस पर, ताकि हम बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। चलिए आइए हम देखते हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में। संधारित्रों का संयोजन, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो संधारित्रों का संयोजन होता है ये दो प्रकार से किया जाता है। और संधारित्रों का संयोजन संधारित्र पर आवेशों का संचय किया जाता है, इसलिए हम अधिक से अधिक आवेश को संचय कर सके, इस कारण संधारित्रों का संयोजन प्राय किया जाता है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। जैसे आप पिछली कक्षाओं में 10th में आप लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर जानेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में कि संधारित्रों का संयोजन भी ठीक उसी प्रकार से दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हम 3 संधारित्र लेते हैं और जो 3 संधारित्र लिए जा रहे हैं इन संधारित्रों के 2 सिरे होते हैं। किसी भी संधारित्र के 2 प्लेटें होती हैं और 2 प्लेटों के 2 सिरे बनेंगे। एक को सिरा ए कह सकते हैं, दूसरे को सिरा बी कह सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। जिससे हमारा एक संधारित्र ये लिया गया है, पहला वाला संधारित्र है। इस संधारित्र पर इस प्रकार से इसको संयोजित किया जाए। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, यदि संधारित्र के दोनों सिरों में से पहले सिरे को हम बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को अगले संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ें और इसके फिर दूसरे संधारित्र को अगले संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ें और अंतिम संधारित्र के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। या ऐसा देखिए इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि पहले संधारित्र का माइनस प्लेट अगले संधारित्र के प्लस प्लेट से और दूसरे संधारित्र का माइनस प्लेट और जो है अगले संधारित्र के प्लस प्लेट से जुड़ा हो और जो है अंतिम इस पहले संधारित्र का पहला प्लेट और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट या दूसरा प्लेट दोनों बैटरी के दोनों सिरे से जुड़े हों। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और एक बात ये जानना आवश्यक है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम एक ही हमारा ये वायर परिपथ में एक ही वायर होता है, एक ही चालक तार होता है जिसके द्वारा सभी के सभी दोनों सिरों से निकल करके जाकर के जुड़े होते हैं। तो जो आवेश यहाँ से दिया जाता है वही आवेश सभी प्लेटों पर संचित होता है, वही आवेश समान रूप से बंट जाता है। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है, जबकि आप कह सकते हैं प्रकृति विपरीत होती है। पहले प्लेट पर धन आवेश तो दूसरे पर माइनस आवेश, इस प्रकार से। लेकिन सब पर आवेश समान, जैसे इस पर आवेश Q है प्लस Q, तो इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, इस प्रकार से है। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। और ये बात याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेशों का मान प्राय समान लिया जाता है, जबकि इनके विभव जो होते हैं चेंज होते हैं, इनके विभव अलग अलग होते हैं। पहले संधारित्र का जो इनके बीच में जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र की वजह से इसमें उत्पन्न विभव V1 है, इसमें उत्पन्न विभव V2 और इसमें उत्पन्न विभव V3। हमने तीनों को अलग अलग विभव के रूप में मान लिया
V1 V2 और V3, जबकि कुल विभव बैटरी के कुल विभव जो है वोल्टता जो है V है। इस प्रकार से अब हम जब इसको करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि माना 3 संधारित्र की प्लेटें ली गई हैं, 3 के तीनों संधारित्रों को प्लेटों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ लेते हैं, जो हमने अभी क्रम बताया किस प्रकार से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इस प्रकार से हम परिपथ को पूरा कर लेते हैं। जबकि अब इसके बाद जो है हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में समान आवेश के लिए कुल विभव, इसका कुल विभव कितना होगा, पूरे श्रेणी का जो संयोजन किया गया है इसका पूरा का पूरा विभव कितना हो जाएगा। तो विभव इक्वल्स टू तीनों विभव, जितना हम ये विभव देंगे यही विभव 3 भागों में यहाँ पर बटा हुआ होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस प्रकार से हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल का कुल विभव कितना है। संधारित्र की धारिता के लिए हमने एक सूत्र पहले से पढ़ रखा है कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V होता है। अब V इक्वल्स टू अगर हम इसी से पक्षांतर करके V का मान निकालें तो ये Q बटे C हो जाएगा। इसी प्रकार जब V बराबर Q बटे C होता है तो तीनों के लिए V1 V2 और V3 का मान क्या होगा। तो तीनों संधारित्रों के लिए इसी प्रकार तीनों संधारित्रों के विभव क्रमशः V1 इक्वल टू आवेश समान है Q बटे C1। पहले संधारित्र का नाम आप दे सकते हैं C1 है, दूसरे का नाम दे सकते हैं C2 है और तीसरे का नाम दे सकते हैं C3 है। तो V1 बराबर Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2 और V3 बराबर Q बटे C3। इस प्रकार से हो जाएगा। जबकि V1 V2 V3 हम यहाँ पर इस समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में इन तीनों मानों को जब रख दिया जाएगा तो रखने के बाद हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें से हम देखेंगे कि Q कॉमन है तीनों में से, तीनों पदों में से Q को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 बटे C1, 1 बटे C2 और 1 बटे C3। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब Q को पक्षांतर करेंगे तो ये V अपान Q हो जाएगा। और V बटे Q होता क्या है, संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम मान होता है ये। तो V बटे Q जब भी जानते हैं Q बटे V बराबर C होता है तो V बटे Q बराबर रहेगा 1 बटे C, और 1 बटे C यहाँ पर पूरी की पूरी तुल्य धारिता प्राप्त होगी, इसलिए 1 बटे C तुल्य से इसे दिखाया जाएगा। तो हम इसको V बटे Q की जगह 1 बटे C का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से 1 बटे C तुल्य 1 बटे C तुल्य बराबर रहेगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो इस प्रकार से हमें पूरी की पूरी श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता प्राप्त हो जाएगी। हमने देखा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर किस प्रकार से धारिता की गणना करते हैं। और इसमें ये भी जान लें कि हमने 3 के लिए बताया, अगर इसमें 3 से अधिक सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि कोई हमने ऐसा संधारित्र बनाया, ऐसे श्रेणी क्रम संयोजन में किया जिसमें संधारित्रों की संख्या n है, तो इस प्रकार से 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3 प्लस 1 बटे C4 प्लस डॉटेड प्लस 1 बटे Cn। इस प्रकार से इसमें n संधारित्र अगर जुड़े हुए श्रेणी क्रम में तो उनकी तुल्य संयोजन धारिता इस प्रकार से व्यक्त की जाएगी। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम दूसरे टॉपिक में आते हैं, इसके समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो संधारित्र होते हैं सभी संधारित्रों का, यदि संधारित्रों के सभी पहले प्लेटों को बैटरी के एक सिरे से और दूसरे सभी संधारित्र के प्लेटों को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश दिया जा रहा था वह आवेश सब समान रूप से वितरित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आवेश दिया जाएगा यहाँ तक आवेश Q दिया जा रहा है Q। अब यहाँ से ये आवेश तीनों में अलग अलग भागों में बट जाएगा। हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं कि पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3 है।
तो इसी के आधार पर हम आवेशों को भी वितरित मान लेते हैं कि C1 के संदर्भ में आवेश Q1 इस पर वितरित होता है, इस पर Q2 और इस पर Q3 आवेश वितरित हो जाते हैं। प्लस और माइनस, इधर से प्लस आवेश इधर से माइनस आवेश इन प्लेटों पर वितरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और समांतर क्रम संयोजन में आप देखेंगे कि इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सबके बीच का जो विभवांतर होता है, विभव होता है, ये समान होता है। इनके बीच का विभवांतर समान होता है। संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश, यहाँ से कुल आवेश Q दिया गया है, यही आवेश Q तीन भागों में बट जा रहा है, Q1, Q2 और Q3 में। तो यह कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कुल आवेश के बराबर होगा। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद देखिए संधारित्र की धारिता के सूत्र से, संधारित्र की जो धारिता होती है Q बराबर CV, यह C बराबर Q बट्टे V, यह संधारित्र की धारिता से हमें प्राप्त होता है Q बराबर CV। इस प्रकार से प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार से आवेश Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा, C1 और V के विभवांतर समान है, C1 V हो जाएगा, Q2 के लिए C2 भी हो जाएगा, Q3 के लिए C3 भी हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। अब ये तीन के तीनों मान हम समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। समीकरण 1 में ये मान पुट करने पर जैसे ही हम रखते हैं हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि V कॉमन है, तीनों में V कॉमन है। V को हम जैसे ही कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ V को पक्षांतर करते हैं, Q अपान V हो जाता है। अब इसमें जबकि Q बटे V C तुल्य के बराबर होता है, कुल बराबर है, कुल मान के बराबर है कि तुल्य प्रतिरोध कितना, तुल्य धारिता कितनी होगी इसकी। इस प्रकार से तुल्य धारिता C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की धारिता बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 यदि इसमें n संधारित्र एक साथ जोड़े गए हो समांतर क्रम में। यहाँ पर 3 ही दिखाया गया है। इसी प्रकार से C1 C2 C3 C4 C5 C6 डॉटेड Cn तक अगर दिया गया हो तो यह संधारित्र हो तो तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉटेड Cn हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अब इसमें ये बात ये भी जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में कुछ क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान भिन्न भिन्न रूप से वितरित होता है। और फिर यहाँ पर बताया जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान भिन्न होता है और जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है। इस प्रकार से ये था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन और किस प्रकार से इनको संयोजित किया जाता है आपने इसे देखा। अब इसके बाद हम इसी पर से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है पहले से ही। निम्न परिपथ की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है और इस परिपथ की पूरी धारिता पूछी जा रही है कि पूरे परिपथ की धारिता कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ा गया है और आगे चल करके यहाँ पर 2 संधारित्र इस प्रकार से जोड़ दिए गए हैं और फिर आगे चलकर एक संधारित्र और जोड़ा गया है। पहले संधारित्र C1 का लिए मान दिया गया है 2 पिकोफैरेड है और फिर यहाँ पर दोनों के लिए 1 पिकोफैरेड है। C2 का मान भी 1 पिकोफैरेड है और C3 का मान भी 1 पिकोफैरेड है। यहाँ पर C4 का मान 2 पिकोफैरेड बताया गया है। अब इसमें देखेंगे हम इसको हल करेंगे। चलिए इसको शामिल किया जाता है। चूंकि प्रतिरोध C1 C2 व C3 समांतर क्रम में है, हम इसमें देखने पर ज्ञात होता है इन दोनों नियमों के आधार पर कि यहाँ पर C2 और C3 वास्तव में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन्हें हल करते समय क्या क्या दिया हुआ है और कौन सरलता से पहले हल हो सकता है। जितने समांतर क्रम वाले होते हैं पहले समांतर क्रम में उन्हें जोड़ करके हम एक श्रेणी क्रम संयोजन
प्राप्त कर लेते हैं, फिर श्रेणी क्रम संयोजन के आधार पर उसको हल करते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं कि सबको किसी एक श्रेणी में पहले बदल लेते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको उस आधार पर लगाते हैं। तो जैसे हम इन दोनों को देखेंगे समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार से होता है। तो हमारे यहाँ पर दो ही प्रतिरोध दिए गए हैं, तो C2 और C3 हो जाएगा, C2 प्लस C3 दोनों एक एक पिको फैरेड है, तो मान हो जाएगा 2 पिको फैरेड, और ये दोनों मिल करके एक बन जाएंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये एक संधारित्र की तरह से कार्य करेंगे। हम इसको मान लेते हैं 5C5 हो गया ये। अब हम देखेंगे कि अब परिपथ हमारा कैसा बन जाएगा, ये दोनों मिलकर के एक बन जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये C1 वाला अपने स्थान पर है, ये C4 के अपने स्थान पर, ये C5 2 पिको फैरेड का एक और इसमें अलग से आकर के ये संयोजित हो गया है, ये दोनों संयोजित होकर इस प्रकार का रूप ले लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि ये तीन के तीनों कुछ इस प्रकार के संयोजन में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक श्रेणी एक लाइन में एक कतार में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम अपनी परिभाषा और अपने ज्ञान के अनुसार, यहाँ के समझ के अनुसार हम इसे समझ जाएंगे कि ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो चूंकि हम तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जबकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल तुल्य प्रतिरोध 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 या n है, तो इसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कौन तीन प्रतिरोध है? एक C1 है, एक C5 है, एक C4 है। तो C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C5 प्लस 1/C4 हो जाएगा। तो C1 का मान 2 है, यहाँ C1 का मान रखेंगे, ये अपने जगह पर एक पड़ा रहेगा, प्लस C5 का मान 2 पिको फैरेड हो गया, और ये C4 का मान भी 2 पिको फैरेड हो गया। हम देखते हैं तीनों का एलसीएम 2 ही होगा, तो इस प्रकार से ऊपर के टर्म जुड़ जाएंगे, एक एक और एक, ये मिलकर 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से 1/C तुल्य हो गया, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमें C प्राप्त हो जाएगा, 1/C का उल्टा C हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो C तुल्य बराबर हमें 2/3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि मान होगा पिको फैरेड में। संधारित्र की धारिता बाकी जो मान पिको फैरेड में दिए गए थे, इस प्रकार से ये मान भी हमें पिको फैरेड में ही प्राप्त होंगे। आप कह सकते हैं कि यही दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता होगी, तो जो हमने देखा यही हमारे परिपथ की तुल्य धारिता कही जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है और ये कितने प्रकार से इसको संयोजित किया जाता है। तो हमने देखा कि संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और दोनों पर रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी देखा। यदि आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आए तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे पढ़ सके। वीडियो वाचिंग करने के लिए